फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विद याचना। मैं हूं याचना और ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट सेकंड है। हमने अपने पार्ट फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग, डेफिनेशन और काइंड्स कवर किए थे। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कंप्लीट कवर किया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट टाइम टू टाइम कंपनी के लिए चार्टर्स निकालती रही है कि किस तरीके से उन्हें पावर्स दी जाएंगी, क्या उनके रूल्स होंगे, क्या वहाँ पे रेगुलेशंस मेंटेन किया जाएगा। तो हम सबसे पहले कुछ अर्ली चार्टर्स देखते हैं, क्योंकि ये इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको जस्ट क्विकली रिव्यू करेंगे कि इसमें क्या था। तो पहला चार्टर है 1600 चार्टर। इसमें क्या हुआ था कि कंपनी को कुछ ट्रेडिंग राइट्स दिए गए थे कि वो इंडिया में किस तरीके से एस्टेब्लिश करेगी, अपना क्या सेटलमेंट करेगी और क्या क्या उनके ट्रेडिंग राइट्स होंगे। इसके बाद 109 का चार्टर। इस चार्टर में कंपनी को एक परपेचुअल बॉडी बना दिया गया था और उन्हें अनलिमिटेड टाइम के लिए इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन मिल गई थी, क्योंकि उस टाइम पर कंपनी का प्रोग्रेस रेट बहुत हाई था और प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसके बाद है 1615 का चार्टर। इस चार्टर में कंपनी को ये पावर दी गई कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनके ऊपर मार्शल लॉ को अप्लाई कर सकती है। बाद है 1622 का चार्टर। इस चार्टर में कंपनी को पावर दी गई कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की या फिर जो सर्वेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उसके ऊपर किस तरीके से कंट्रोल करेगी, और अगर कोई उनकी बात को नहीं मान रहा है तो उन्हें किस तरीके से पनिश किया जाएगा। इसके बाद है चार्टर ऑफ 1661। इस चार्टर के अकॉर्डिंग कंपनी को ये पावर दी गई कि वो अपने फोर्ट्रेसेस, जो उनके किले में रहने वाले हैं या जो कंपनी में काम करने वाले हैं, उनको कमांड कर सकती है। साथ ही कंपनी को पावर दी गई कि इंडिया में सेटलमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी गवर्नर्स या अदर ऑफिसर्स उनको चाहिए उनको वो खुद ही अपॉइंट कर सकती है। और तीसरा, कंपनी को ये पावर दी गई कि वो अपने वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की, सर्वेंट्स की एक रीज़नेबल मैनर में उनके ऊपर कंट्रोल बना के रखेगा, और वो कंट्रोल लीगल होगा, इलीगल नहीं होगा। और जो भी उनके ऑर्डर्स को मानेगा नहीं या डिसोबीडियंस या इनडिसिप्लिन को क्रिएट करेगा, उसे वो रीज़नेबल तरीके से पनिश कर सकते हैं। इसके बाद है चार्टर ऑफ 1668। इस चार्टर के अकॉर्डिंग कंपनी को सिविल और मिलिट्री पावर्स दी गई। इस एक्ट के बाद जो कंपनी का ट्रेडिंग नेचर था उसको एक टेरिटोरियल सोवरेनिटी में चेंज कर दिया गया, और जो ये सारा चेंज हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम किंग्स चार्ल्स सेकेंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना बॉम्बे आइलैंड रेंट आउट कर दिया था। इसके बाद है चार्टर ऑफ 1683। इस चार्टर के अकॉर्डिंग कंपनी को ये पावर दी गई कि वो एडमिनिस्ट्रेटरी कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। इस कोर्ट में एक पर्सन होगा जो सिविल लॉ में लर्नड होगा और दो ऐसे पर्सन होंगे जो उस लर्नड सिविल पर्सन को असिस्ट करेंगे। इस कोर्ट को पावर दी गई कि वो शिप्स के जब्त करने जैसे केसेस या फिर जो गुड्स के ट्रेड करने में जो कॉन्ट्ररी हो रही है या फिर कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं वो, और साथ ही मर्केंटाइल या मैरीटाइम जैसे केसेस को सुन सकता है और उनको डिटरमाइन कर सकता है। इसके बाद है चार्टर ऑफ 1686। इस चार्टर के अकॉर्डिंग मद्रास में एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और मेयर कोर्ट की स्थापना हुई, जिसकी वजह से मद्रास में एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट की स्थापना हुई। यहाँ तक के फ्रेंड्स, जो हमारे चार्टर एक्ट हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इनका एक क्विक रिव्यू किया। अब यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से जो हमारे आगे के चार्टर होंगे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, तो इन्हें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस चार्टर से हमारी तीन चीज़ें मेनली इन्फोर्स की गई। पहला, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कम्प्लीटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल में लाया गया। दूसरा, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और तीसरा, जो उस टाइम पे गवर्नर थे बंगाल के, उनको गवर्नर जनरल बनाया गया 3 प्रेसिडेंसीज का, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। और ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कई बार कि हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे वॉरेन हेस्टिंग। इन्हें वॉरेन हेस्टिंग को पावर दी गई कि वो रूल्स, रेगुलेशन और ऑर्डिनेंस बना के रख सकते हैं अपनी टेरिटरी में, जो कंपनी है उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, या फिर कोई। इसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1780। ये एक्ट लाया गया बेटर डिसिप्लिन को बनाने के लिए। इसके अकॉर्डिंग
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई। तीसरा, इसमें जो प्रोविंसेस थे सारे, जो हमारे अलग अलग प्रोविंसेस बटे हुए थे, उन सबको मिलाकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थापना की गई। इसके बाद है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था, जिसकी वजह से उसकी स्थापना इंडिया में हुई थी कि वो यहाँ पर आकर ट्रेड करेगी, उस मोनोपोली को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। सेकंड, जो ब्रिटिश से आए हुए क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उन्हें अलाउ किया गया कि वो अपने क्रिश्चियन रिलीजन को यहाँ पे फैला सकते हैं। और तीसरा, जो यहाँ की लोकल ऑटोनोमस बॉडीज़ थी, जो अलग अलग पार्ट पर जो बॉडीज़ को रखा गया था कि वो उस पार्ट पे गवर्न करेगी, उनका रेगुलेशन मेंटेन करके रखेगी, अब उन लोकल ऑटोनोमस बॉडीज़ को ये पावर दे दी गई थी कि वो टैक्सेस को इम्पोज कर सकती है। इसके बाद है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल थे और उसकी जो काउंसिल थी, उनकी पावर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। और दूसरा, जो गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट थी, उसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना लगा था। और जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, उसको काउंसिल ऑफ इंडिया या इंडियन काउंसिल के नाम से जाना जाने लगा था। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें मेनली 3 चीज़ें हुई। फर्स्ट, हमारे इंडिया के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को अपॉइंट किया जाने लगा। उन्हें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उनको सीधा क्राउन से पावर मिलती थी और उनके लिए एक अलग से काउंसिल बनाई गई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगी। उस काउंसिल में 15 मेंबर्स थे और फिर वो काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाने लगी। दूसरा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। मीन्स कि जो वो काम करेंगे, उन्हें हर एक चीज़ के लिए अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसर देना पड़ता था कि उन्होंने ये ऐसा क्यों किया या क्या रीज़न था। एंड लास्ट, जो कंट्री थी हमारी, जिन्हें पहले एक्ट में मिलाकर अलग अलग प्रोविंसेस को एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लाया गया था, अब उन्हें दोबारा से अलग अलग पार्ट में, जैसे अब इंडिया में अलग अलग स्टेट है, इस तरीके से प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया बेटर गवर्नमेंट के लिए, और उन्हें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की गवर्नेंस के लिए छोड़ दिया। इसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि वो ऐसे लोगों को नॉमिनेट करेंगे लेजिस्लेशन के थ्रू जो एसोसिएटेडली इंडियन पीपल को रिप्रेजेंट करेंगे लेजिस्लेशन में। और दूसरा, जहां हमने पहले देखा था कि गवर्नर जनरल बना दिया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल को, तो जो अदर प्रेसिडेंसीज थी जैसे बॉम्बे और मद्रास, उन्हें बहुत ही इन्फीरियर फील होने लगा था, जिस वजह से वहाँ का जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब होने लगा था। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो गवर्नर जनरल थे, उनकी पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया और साथ ही बॉम्बे और मद्रास के गवर्नमेंट को पावर दी गई कि वो अपने वहाँ का जो कंट्रोल है वो अपने तरीके से कर सकती हैं। इसके बाद है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे वो थे लॉर्ड मॉर्ले और जो वाइस रॉय थे वो थे लॉर्ड मिंटो। इस हमारे चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उस टाइम पे, उसके मेंबर्स को 16 से इंक्रीज़ करके 60 कर दिया गया। साथ ही उसको पावर दी गई कि वो रेजोल्यूशंस को पास कर सकते हैं, एक बजट पर और दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट पर। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दिए गए, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन अफेयर्स, इंडियन स्टेट्स, जिन पर वो रेजोल्यूशंस को पास नहीं कर सकती। ये सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंडर में ही काम किया जाता था। दूसरा, इस चार्टर एक्ट के अकॉर्डिंग एक इलेक्शन के एलिमेंट को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस किया गया कि इलेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ पीपल चुनकर आएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो अलग अलग कम्युनिटी को, अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही इसी एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया, और यही एक वजह है जिससे जो हमारे सेपरेटिज्म का जो बीज था वो बो दिया गया था और आगे चल के एक इंडिया और पाकिस्तान का फॉर्मेशन किया गया था। तो सारी स्टार्टिंग वो यहीं इसी एक्ट से हुई थी। इसके बाद है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे मिस्टर E.S. मॉन्टेग्यू और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक
डुअल गवर्नमेंट की स्थापना की गई, जो बहुत म्युनिसिपल गवर्नमेंट या डायरेक्टरी के नाम से जानी जाती थी। इसमें क्या हुआ कि सेंटर के लिए अलग गवर्नमेंट और जो अलग अलग प्रोविंसेस थे उनके लिए अलग गवर्नमेंट। जो सेंटर गवर्नमेंट थी उसको सेंट्रल सब्जेक्ट्स दिए गए और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स दिए गए। प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को भी दो पार्ट में कैटेगराइज किया, एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और एक रिजर्व सब्जेक्ट। जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट थे उन पर वहाँ के गवर्नर और मिनिस्टर्स वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे और वो ही वहाँ उस पर लॉ बना सकते थे। वहीं दूसरी ओर जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स थे उस पर गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर लॉ बना सकते थे और इनका लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है जैसा आज हमारे इंडिया में प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है। जैसे 7th शेड्यूल में हमें लिस्ट दी गई है कि यूनियन लिस्ट होगी और स्टेट लिस्ट होगी, उसी तरीके से ये बिल्कुल मेंटेन इसी एक्ट के अकॉर्डिंग किया गया था। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये राइट दिया गया कि वो अपने बजट को सेपरेट कर सकती है सेंट्रल के बजट से। प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को साथ में ये पावर दी गई कि वो अपने बजट को खुद प्रेजेंट करेगी और उसके लिए टैक्सेस को खुद ही इम्पोज कर सकती है। लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है उसने अपनी पावर को रिटेन करके रखा कि वो होल कंट्री के लिए किसी भी सब्जेक्ट पे कभी भी लॉ बना सकती है। प्रोविंशियल लेजिस्लेशन को गवर्नर जनरल कभी भी लॉ बना सकती है। बट जैसे कि आज इंडिया में प्रेजेंट कंडीशन में है कि जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो अंडर प्रेसिडेंट कंट्रोल इनडायरेक्ट वे में होते ही हैं, उसी तरीके से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन के गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल के इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल में थे। गवर्नर जनरल चाहे तो प्रोविंस के कोई से भी बिल को होल्ड करके रख सकता है या फिर गवर्नर ही होल्ड करके रख सकता है अगर उसे किसी भी बिल के लिए गवर्नर जनरल से परमिशन लेनी पड़े तो। इसी एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडियन लेजिस्लेचर थी उसमें बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब हमारी इंडियन लेजिस्लेचर थी उसमें दो हाउसेस को लाया गया, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। अपर हाउस को काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते थे और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 60 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हुआ जिसमें से 34 इलेक्टेड मेंबर्स थे और वहीं दूसरी ओर लेजिस्लेटिव असेंबली में 114 मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हुआ जिसमें से 104 इलेक्टेड मेंबर्स थे। इसके बाद आती है हमारी साइमन कमीशन 1927 जिसको सर जॉन साइमन ने हेड किया था। ये कमीशन लाई गई थी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था किनको देखने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल को जो आगे हमारा ये 1935 का आया था उसको इसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही बिल आउट किया गया था क्योंकि ये इंडियन पीपल के फेवरिज्म के लिए ही आया था। लेकिन इस साइमन कमीशन में एक भी इंडियन रिप्रेजेंटेशन मतलब इंडियन पीपल को नहीं लिया गया था, तो इसका बहुत ही ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया था। इसके बाद है हमारा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के अकॉर्डिंग हमारी फेडरेशन को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें हमारी जो लेजिस्लेशन है उसकी पावर को डिवाइड किया गया सेंटर और स्टेट के बीच में, जिसको हम प्रोविंसेस के नाम से भी जानते थे उस टाइम पर। इसमें हमारी सेंटर के पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अलग बनाई गई, स्टेट के लिए एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी अलग बनाई गई। जो हमारी सेंटर की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी उसको गवर्नर जनरल हेड करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन और दूसरी ओर जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी उसको गवर्न करते थे हमारे गवर्नर ऑन द बिहाफ ऑफ क्राउन। ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो हमारे गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल के सबऑर्डिनेट नहीं थे, वो क्राउन के बिहाफ पे काम करते थे। साथ ही इसी एक्ट के अकॉर्डिंग एक 3-fold डिवीज़न को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि आज हमारे इंडिया के एग्जिस्टेंस में है। 7th शेड्यूल इसी चीज़ के बारे में बात करता है कि हमारी एक यूनियन लिस्ट होगी, एक स्टेट लिस्ट होगी और एक कॉन्करेंट लिस्ट होगी। तो ये जो स्टार्टिंग हुई है ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही हुई थी, जहाँ पर एक फेडरल लिस्ट, एक प्रोविंशियल लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। फेडरल लिस्ट में जो फेडरल लेजिस्लेचर था उसकी एक्सक्लूसिव पावर थी, प्रोविंशियल लिस्ट में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की और कॉन्करेंट लिस्ट में बोथ फेडरल और प्रोविंशियल लिस्ट को इक्वलिटी दी गई थी कि वो बना सकते हैं।
लेकिन साथ ही जो गवर्नर जनरल थे उन्हें ये पावर दी गई थी अलग से कि वो फेडरल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को एम्पावर कर सकते हैं कि वो किसी भी सब्जेक्ट में जो ऊपर सब्जेक्ट्स डिफाइन नहीं किए गए हैं उन पर लॉ बना सकता है। इसके बाद आता है हमारा क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया गया था। इसमें हमारे प्रपोजल्स दिए गए थे कांग्रेस और मुस्लिम लीग को। पहला प्रपोजल था एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इलेक्ट किया जाए जो वर्क करेगी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने के लिए। दूसरा कि एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इंडिया को। तीसरा कि इंडियन यूनियन होगी जिसमें सारे प्रोविंसेस और स्टेट्स एक साथ कंप्राइज किए जाएंगे और एक यूनियन को बनाया जाएगा। फोर्थ कि अगर कोई भी प्रोविंस इनके कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो अलग से बनाना चाहती है अपना कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको पूरी पावर होगी कि वो फ्रीली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए। इसके बाद आती है हमारी कैबिनेट मिशन प्लान जो हमारा मार्च 1946 में आया था। इसके 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, मिस्टर A.V. अलेक्जेंडर। जो ये प्लान आया था इसका मेन ऑब्जेक्ट था कि वो इंडिया को हेल्प करेगा जल्द से जल्द जितना पॉसिबल होता है इंडिपेंडेंस को अचीव करने के लिए, और साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठित करने के लिए। इसने जो अब तक एक इशू बना हुआ आ रहा था कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को गठित किया जाएगा, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग, तो उस क्लेम को कैबिनेट मिशन प्लान ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया और ये बोला कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करेगी। इसके बाद आता है हमारा द माउंटबेटन प्लान। ये याद रखने वाली चीज़ है फ्रेंड्स कि जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो हमारे लास्ट वाइसरॉय थे जो हमारे इंडिपेंडेंस डे तक वाइसरॉय बने रहे और उसके बाद फिर चले गए। ये जो माउंटबेटन प्लान था वो आया था, जिसमें माउंटबेटन प्लान था वो इस रीज़न की वजह से लाया गया था क्योंकि जो इंडियंस थे उनको पावर दी जानी थी उन्हें अपनी खुद की कंट्री के लिए, और जो पार्टीशन हुआ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वो करने के लिए। ये जो माउंटबेटन प्लान था इसको एक फॉर्मल शेप दी गई 3 जून 1947 में। इसके बाद और लास्ट हमारा द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट अप किया गया कि वो आगे चलकर एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से बनाएगी। सेकेंड, ये एक्ट 15 अगस्त 1947 से लागू किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो इंडिया थी उनकी जो डिपेंडेंसी बनी हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर उसको पूरी तरीके से ख़त्म किया गया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उनका जो ऑफिस था वो पूरी तरीके से ख़त्म किया गया, और जो गवर्नर जनरल गवर्नर थे उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स थी लेजिस्लेशन की उन सबको एंड किया गया। साथ ही जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसी को ये फंक्शन दिया गया कि वो कंप्लीट सॉवरेनिटी के साथ सेंट्रल लेजिस्लेशन की तरह भी फंक्शन करे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एग्जिस्टेंस में आई और फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। हमने इस वीडियो में इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।